Part 2 of our quick revision series of the chapter Cell the Unit of Life. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक सेल क्या होती है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग कैसे डिस्टिंक्ट है। फिर हमने देखा था कि सेल थ्योरी किसने दी थी एंड सेल हाइपोथेसिस किसने दिया था। अब हम एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं एक सेल का। इस पैरा में ये लिखा है कि जब आप ऑब्ज़र्व करोगे एक अनियन पील सेल को और एक ह्यूमन चीक सेल को, मतलब एक एनिमल सेल को और एक प्लांट सेल को, तो आप नोटिस करोगे कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 लेयर होती है प्लांट की केस में, एंड एनिमल की केस में सिर्फ एक लेयर होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। सो प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है एनिमल की केस में, और प्लांट में 2 मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। डीलिमिटिंग का मतलब वो है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि लिमिट करता है किसी की बाउंड्री को। मतलब इसका मतलब यही है कि आउटर मोस्ट लेयर। प्लांट में अगर पूछा जाए कि डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या है, तो आप आंसर करोगे सेल वॉल। और एनिमल के केस में डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये लिमिट कराए, ये एक सेल की बाउंड्री है, तो ये लिमिट करिए कि तुम सिर्फ यहाँ तक हो, यहाँ से यहाँ तक ही एक सेल है, इसके बाहर सेल नहीं है। तो ये लिमिट कराए किसी चीज़ को, तो बस इसका मतलब आउटर मोस्ट बाउंड्री ही होता है। फिर ये लिखा है कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ डीएनए पैक्ड होता है। 2 तरह की सेल्स होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ना ही तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, और जो न्यूक्लियस होती है उसके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, और यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है और सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। फिर हर एक सेल में एक साइटोप्लाज्म मिलता है जो कि एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। ये एक सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। ये एक सेल है, ये सेल की न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोसोम है, एंड क्रोमोसोम में हमारा डीएनए पैक्ड है। तो ये जो बाकी बचा कुचा ये जो सेल का वॉल्यूम है, इसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये एक सेमी फ्लूइड है। फिर जितनी भी वेरियस केमिकल रिएक्शंस है जो कि एक सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए ज़रूरी है, वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन, सारी की सारी सेल्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो जो मेन एरिया है सेल्यूलर एक्टिविटीज़ का एंड केमिकल रिएक्शन का इज़ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। नाउ द यूकैरियोटिक सेल हैव द अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। जैसे मैंने आपको कहा कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे कि ER दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज़ एंड वैक्यूल। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारी की सारी जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मैंने अभी बताई ये नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल के पास सिर्फ एक ही चीज़ है ऑर्गेनेली के नाम पे, वो है राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये प्रोकैरियोटिक में मिल सकता है और यूकैरियोटिक में भी ये मिलता है। जो राइबोसोम है ये फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स। तो क्या हम बोल सकते हैं कि राइबोसोम एक यूनिवर्सल ऑर्गेनेले है? सो आंसर होगा हाँ, राइबोसोम एक यूनिवर्सल ऑर्गेनेले है, यह हर एक सेल में मिलती है। फिर विद इन द सेल ribosomes are not found only in the cytoplasm but also within 2 organelle। मतलब क्या होता है कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये इसकी न्यूक्लियस है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड मिलते हैं, इसको और तो कहीं जगह है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो जो राइबोसोम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही मिलते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में भी मिलते हैं और कुछ ऑर्गेनेली में भी मिलते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आपने देखा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर भी राइबोसोम मिलते हैं। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये 3 ऐसे ऑर्गेनेले हैं जिनके ऊपर भी राइबोसोम मिलते हैं। सो अगर मैं पूछूं कि एक एनिमल सेल में, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट सेल भी एक यूकैरियोटिक सेल है, तो इन दोनों में, प्लांट सेल में एज वेल एज एनिमल सेल में, राइबोसोम्स कहाँ पे मिलते हैं? तो आप क्या बोलोगे? तो एनिमल सेल में अगर हम बात करें, राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में मिलते हैं।
क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। और एक प्लांट सेल में राइबोसोम्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलते हैं। सो एक प्लांट सेल में 4 जगह राइबोसोम मिलते हैं और एक एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ ये इन 3 ऑर्गेनेली में एनिमल सेल में इन 2 ऑर्गेनेली में और साइटोप्लाज्म में, यानी कि टोटल 3 जगह राइबोसोम मिलते हैं। फिर एनिमल सेल कंटेन्स अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी मिलती है, सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये आगे इसी चैप्टर में है, इसके बारे में पूरी डिटेल है, तो यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि सेंट्रोसोम भी एक ऑर्गेनेली है, जो कि जैसे कि बाकी सब ऑर्गेनेली है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलती है और यूकैरियोटिक में मिलती है। ये सेल डिवीजन में हेल्प करती है। फिर सेल जो है डिफ़र करते हैं ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़ में। सेल्स बहुत सारी शेप्स में मिल सकते हैं, सेल की बहुत सारी शेप्स, बहुत सारे साइज़ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ये वेरी कर सकते हैं। कोई सेल्स कुछ काम कर रही है, कोई सेल कुछ काम कर रही है, तो इनके काम के बेसिस पर इनकी शेप डिफाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, जिसकी लेंथ जो है नियरली 0.3 माइक्रोमीटर होती है, जबकि बैक्टीरिया की जो लेंथ होती है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। और सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर है 7 माइक्रोमीटर। सो ये ध्यान रख लेना, क्वेश्चन में डायमीटर पूछा है कि रेडियस पूछा है। अगर डायमीटर पूछा है आरबीसी का, सो यू विल आंसर इट एज 7 माइक्रोमीटर, और अगर रेडियस पूछा है तो 3.5 माइक्रोमीटर हो जाएगी। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, एज वेल एज ये सबसे लॉन्गेस्ट एंड ब्रांच्ड सेल है। सेल जो है शेप में वेरी कर सकती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। सेल की जो बहुत सारी शेप्स हो सकती है, डिस्क शेप, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड, इवन इरेगुलर, कोई भी शेप सेल की हो सकती है। सेल की जो शेप है वो डिपेंड करती है उसके फंक्शन पे, कि वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फंक्शन चेंज होते ही सेल की शेप भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी में कुछ वो दे रखे डायग्राम्स। ये आरबीसी है, जो कि राउंड एंड बाइकनकेव होती है। फिर ये वाइट ब्लड सेल्स है, बहुत तरह की वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे दिखा रखी है, जो कि अमीबॉइड शेप की होती है, मतलब इरेगुलर सी शेप होती है, कोई वेल डिफाइंड इसकी शेप नहीं होती। ये इपिथेलियल सेल्स है, कोलमनार इपिथेलियल सेल है। ये लॉन्ग एंड नैरो होती है, लंबी और पतली। ये नर्व सेल है, जो कि ब्रांच्ड है, देखो ये ब्रांच्ड है और सबसे लॉन्ग भी है। ये ट्रैकिड्स है, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है। यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारी न्यूक्लियस है ट्रैकिड में, जो कि लंबी होती है, इलोंगेटेड है। ये मेसोफिल शेल है, जो कि राउंड एंड ओवल होती है। ये जो इसमें ऐसे गोले गोले से स्ट्रक्चर है ना, ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है।